हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। पानीपत के रहने वाली हूँ। लाजवंती मेरा नाम। लकवे की मरीज हूँ। मेरा पति हार्ट अटैक का मरीज है और मेरा घर में रहने देते बेटा, पोता और पोते की मम्मी, बहू और पोता घर में नहीं रहने देते। मारते हैं, पीटते हैं। मेरा मालिक बाहर दुकानों पे बैठते हैं, वहाँ भी बहुत मारते हैं। मुझे बता लो, बहुत मारते पीटते हैं, डांटे मारने की धमकी दे रखी है। मुझे बता लो। मेरे पति को भी जमीन भी खोद ली, हमारी घर भी खोद लिया, ना पानी भरने देते, ना कुछ करने देते। मुझे बता लो, मुझे बता लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। ये वीडियो आपने देखा होगा, कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा ये वायरल हुआ है ये वीडियो, और वायरल होते होते लोगों के, हर पानीपत के हर शख्स के मोबाइल में, या पूरे हरियाणा की बात करें तो हर शख्स की जेब में इस समय ये मैसेज है। जो बुज़ुर्ग है, इस महिला का जो मैसेज है वो वायरल हो रहा है। वायरल में ये बुज़ुर्ग महिला कह रही है कि मेरी जो पोता है, उसके पोते की माँ यानी कि उनकी बहू है जो, उनसे बचा लो। कुछ ज़मीन का, कुछ मकान का इनका झगड़ा है आपस में, और इनका ये कहना है कि धोखे से वो मकान जो है इनके बहू ने अपने पास जो है रख लिया है, या उसको किसी भी तरह वो रख लिया। और इसको 8 बाई 8 के कमरे में, ये जो बुज़ुर्ग जो पति पत्नी हैं, उनको 8 बाई 8 के कमरे में रखा जा रहा है। तो इसी मामले को लेकर हम लोग आज, क्योंकि कई दिनों से ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास भी आ रहा था, तो आज इस मामले को हमने उठाने की सोची। और क्योंकि इस मामले को कुछ दिन पहले पानीपत की जो समाज सेवी है सविता आर्य, वो भी उठा रही थी, लेकिन सुनने में यह आया कि जो भी इस मामले को उठाता है उसके खिलाफ जो मालकिन है, जो इस बुज़ुर्ग की बहू है, उनके खिलाफ ही मामला दर्ज करवा देती है। क्या पावर है उनकी, ये तो वही जाने। क्योंकि पुलिस भी एकदम, जब भी कोई दरखास्त लगती है तो पुलिस भी एकदम जो है मामला दर्ज करने की बात कह देती है, और बिना जांच के। हम लोगों को नहीं पता कि इस मामले में सच्चाई क्या है। क्योंकि बुजुर्ग महिला की जो वीडियो वायरल हुई, हम उसी हिसाब से जो है इस खबर को आगे बढ़ाएंगे। अगर जो बुजुर्ग महिला की ये बहू हमारे इस खबर को देख रहे हैं तो वो अपना पक्ष रखना चाहें तो आमंत्रित है, खुलकर हम उनकी बात भी सुनेंगे। लेकिन अभी क्योंकि बुजुर्ग का मामला है, बुजुर्ग के मामले के हिसाब से हम लोग ये खबर जो है उठा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को वायरल जरूर करें, क्योंकि मामला ये बुजुर्गों से संबंधित है, और जब बुजुर्ग ऐसे मामलों में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो संवेदनाएँ हैं वो भी बिल्कुल सामने आती है। तो कई लोग कैमरे के सामने नहीं आ रहे, लेकिन उनका ये कहना है कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हालांकि यह मामला जो है पानीपत पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास भी है और नेताओं के पास भी ये मामला पहुंच गया है। लेकिन अफसोस करने वाली बात है, ना तो कोई नेता इस मामले में आगे आ रहा है, क्योंकि बुजुर्ग है ये काफ़ी, और रो रो कर ये बात कह रही है कि मेरे पोते से बचा लो, उसकी बहू से बचा लो। हालांकि जो पानीपत के नेता है वो इस मामले की जांच भी करवा सकते हैं, और इस मामले की तहकीकात का तब भी जा सकते हैं कि क्या है ये मामला, आखिर में जांच होनी चाहिए खुलकर इस मामले में, ताकि इन बुजुर्ग महिला को जो है इनका मान सम्मान मिल सके। और बताया ये जा रहा है कि 8 बाई 8 के कमरे में रह रहे हैं, खाना पीना भी इनको प्रॉपर नहीं मिल रहा, और अपने हिसाब से ये लोग खाना पीना बना रहे हैं। लेकिन उम्र के इस पड़ाव में आकर इनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, तो ये भी काफ़ी चिंताजनक बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, क्योंकि मामला फिर आपसे ये दरखास्त है हमारी कि मामला बुजुर्ग से जुड़ा है, और कहीं ना कहीं सरकारें इस मामले को देख रही हैं तो वो भी खुलकर सामने आए इस मामले को लेकर। बड़े नेता भी जो इस खबर को देख रहे हैं वो भी सामने आए, क्योंकि मामला काफ़ी पेचीदा है। तो पिछले दिनों समाज सेवी सविता आर्य ने इस मामले में आवाज़ उठानी चाहिए, तो उस महिला ने जो इनकी बहू हैं उन्होंने सविता आर्य की भी दरखास्त दे दी। हालांकि इनको क्लीन चिट मिल चुकी है इस सारे मामले को लेकर, लेकिन
क्या मामला था, वो कैसे पहुंचा इनके पास। स्विता ये खुद वॉइस ऑफ पानीपत पर लाइव हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इस मामले की आखिरकार सारी सच्चाई क्यों है, क्या है, क्योंकि खुद ये इस मामले को देख रही थी। तो स्विता से बातचीत करते हैं। स्विता जी, क्या मामला है और कैसे आप तक पहुंचा, पहले तो ये बताएं। सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ पानीपत का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सबसे पहले वॉइस ऑफ पानीपत ने पानीपत में ये इसकी आवाज़ उठाई है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ और पानीपत की पूरी जनता को मैं ये बताना चाहती हूँ कि 4 तारीख को ये वीडियो वायरल हुआ था। 4 मई को ये वीडियो जब वायरल हुआ तो ये लाखों लोगों के फ़ोनों में, लाखों लोगों की टाइमलाइन पे ये चला। लेकिन अखबार में भी ये एक शायद अखबार में भी आया था 5 तारीख के में कि भाई ऐसे ऐसे बुजुर्ग महिला की वीडियो वायरल हुई है। उसके बाद मेरे पास ये आया था रात को 11:30 बजे 7 तारीख को 11:23 पे किसी ने मैसेंजर में मेरे को एक लिंक भेजा कि बहन जी आप पानीपत, चंडीगढ़ का एक मेरा भाई था, उसने मेरे को भेजा कि बहन जी ये एक वीडियो वायरल हो रही है और आप इस बुजुर्ग महिला की आवाज़ उठा सकते हो क्योंकि आप बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए हमेशा अग्रणी रही हो। अगर आप इस बुजुर्ग महिला की हेल्प करोगे तो इसको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो जैसे ही मैंने वो नंबर मैंने वो देखा कि भी ये कोई इंदू बाल्याण नाम की लड़की थी, उसने अपनी टाइमलाइन पे डाला था। तो मैंने इंदू से मैसेज में कहा कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, प्लीज़ आप मुझसे संपर्क करें। और तो मैंने बोला कि व्हाट्सएप पे मुझे पहले ये वीडियो भेजें और पूरी डिटेल बताएं कि बुजुर्ग महिला के बारे में, ये कौन है, कहाँ की है, क्या नंबर है। तो उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने वीडियो मुझे भेजी और पूरी डिटेल मुझे बताई कि भाई ऐसे ऐसे ये बुजुर्ग महिला है, इसकी ये बहू है और ये पोता है और इनके खिलाफ़ 5 तारीख को मुकदमा दर्ज भी हो चुका है, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। पुलिस वाले कोई भी, एक दिन शुरू में जब मुकदमा दर्ज हुआ है 5 तारीख को, 4 को वीडियो वायरल हुई, 5 को मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद इसके पास कोई भी नहीं पहुँचा है और आज भी ये वही हैं। मुकदमा दर्ज सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा वायरल हो गई थी तो मुकदमा अधिकारियों के पास ऊपर भी तक भी पहुंच गई थी, तो मुकदमा दर्ज होना तो लाजमी था कि मुकदमा दर्ज करके तो इसको ठंडे बस्ते में डालने का, या कोई ये पूछे भाई वीडियो वायरल हुई है तो उसके बाद आपने क्या किया, तो मुकदमा दर्ज करने का कारण सिर्फ यही था। उसके बाद जब मेरे पास ये भी आई, मैंने पूरी डिटेल का पता लगा, उसी टाइम रात के 11:30 बजे मैंने SHO चांदनी बाग को और SP मैडम को ये वीडियो डाली और पूरी डिटेल मैंने लिखी कि भी ऐसे ऐसे बुजुर्ग महिला की ये वीडियो वो मेरे पास भी आई है। और ये मेरे को चंडीगढ़ के एक वकील ने भी बोला है कि बहन जी आप इसकी हेल्प करो और आप पानीपत से आप कर सकते हो, अगर वकील की ज़रूरत है तो मैं इसका फ्री में इसका केस लड़ूंगा। तो मैंने कहा, मैंने पूरी डिटेल मैडम को लिख के भेजी कि मैडम ऐसे ऐसे मामला है। तो सुबह उठ के 9 बजे मैंने आंटी को, रात को फ़ोन इसलिए नहीं किया क्योंकि बुजुर्ग महिला सो गई होगी, तो सुबह 9 बजे मैंने सबसे पहले आंटी को कॉल किया। मैंने आंटी से पूरी डिटेल पूछी। आंटी ने बताया कि एक दिन ही सिर्फ पुलिस आई थी, उसके बाद बेटा कोई देखने नहीं आया और मेरे साथ वही चल रहा है, वही मारपीट, वही झगड़ा, सब कुछ वही है, कोई बदलाव नहीं आया है। तो मैंने उसी टाइम में पहले जो किशनपुरा चौकी इंचार्ज है उससे मैंने बात की, उससे मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिली, जो उसने कहा कि बहन जी ये प्रॉपर्टी का मामला है। उसके बाद मैंने SHO चांदनी बाग से बात की, उन्होंने भी मुझे यही कहा कोई ऐसी बात नहीं है, ये प्रॉपर्टी का मामला है। मैं वहाँ से संतुष्ट नहीं हुई कि कोई ना कोई बात मुझसे छुपाई जा रही है। उसके बाद फिर मैंने SP मैडम को दोबारा, फिर मैंने SP मैडम से बात की कि ऐसे ऐसे है मैडम और ये मामला ऐसे ऐसे बुजुर्ग महिला का है, लेकिन मुझे कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा। तो मैडम ने उसी टाइम DSP हेडक्वार्टर को मौके पे वहाँ पे भेजा। SHO, DSP हेडक्वार्टर और जो इंचार्ज थे वहाँ के, वो सभी अपनी पुलिस बल के साथ वहाँ मौके पे पहुँचे। और मैंने उसी टाइम DSP से, जब मेरे पास, फिर मैंने पार्षद को फ़ोन किया वहाँ के, उन्होंने कहा, वो भी मौके पे पहुँच गया था। जब मैंने उनसे पूछा तो फिर वो कहने लगे हम सारे यहाँ पे आए हुए हैं। मैंने DSP साहब से बात की, DSP साहब मुझे बोले कि आप भी बहन जी आ जाओ मौके पे और हम यहाँ पे आए हुए हैं, सब मिलके इनका समाधान करेंगे, जो भी इनका मनमुटाव है, जो भी बात है तो आमने सामने हो जाएंगी। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि उस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं पार्क हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मैंने यही कहा कि मैं वहाँ पे मौके पे नहीं आ सकती, लेकिन मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप दूध का और दूध और पानी का पानी करेंगे और बुजुर्ग महिला को न्याय दिलाने में मदद करेंगे। तो उसके बाद 2 दिन के बाद फिर मेरे पास मैसेज आता है इंदू बाल्याण का, और आंटी का भी बार बार में फ़ोन आ रहा था। तो मैं कह रही थी, आंटी कह रही थी बेटी आप आ जाओ। मैंने कहा कि आंटी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ लेकिन मैं आ नहीं सकती, जैसे ही मैं आऊँगी आते ही मैं आपसे मिलूँगी। और बार बार में मैं इंचार्ज से बात कर रही थी इस विषय में।
इंचार्ज ने मुझे एक बात बोला था कि बहन जी आप, उसके बाद मैंने अधिकारियों के संज्ञान में डाला था, मैडम के, मैंने आईजी मैडम को भी भेजा था और मैंने डीजीपी साहब को भी ये, उनके संज्ञान में भी ये मामला डाला था। लेकिन इंचार्ज से जब मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि बहन जी आप ऊपर किसी को मत बोलो, क्योंकि वो भी मुझे ही बोल रहे हैं और जो भी करना है मैंने ही करना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं अब दोबारा किसी को नहीं बोलूँगी, जो करना है आप करो। उसके बाद मामला ऐसे उसका वो नहीं हुआ, कोई समाधान फिर भी उसका नहीं हुआ। उसके बाद वो मेरे को कहते रहे कि हम कर रहे हैं, बीच बीच में वो चक्कर लगाते रहे। मैं आंटी से पूछती रही, वो कहने लगी पुलिस आ रही है और चली जाती है। आती ज़रूर है पुलिस, लेकिन वो चली जाती है। लेकिन बेटा कोई समाधान हमारा नहीं हुआ। मैंने कहा कि कोई गिरफ्तार वगैरह, तो उन्होंने कहा नहीं कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। फिर मैंने फिर इंचार्ज से बात की, वो कहा, उन्होंने मुझे बोला कि हमने बहू को अरेस्ट कर लिया है। तो मैंने कहा कि अरेस्ट करके कहाँ पे भेजा हो? तो वो कहने लगे कि बहन जी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम उसको अरेस्ट ने अंदर नहीं रख सकते, लेकिन कोई एक ऐसा वो है प्रावधान है कि भाई हम थाने से ज़मानत दे सकते हैं। तो मुझे लगा कि भाई ऐसा हो सकता होगा कि थाने से ज़मानत मिल जाती होगी। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और मैं खुद मिलूँगी आंटी से। उसके बाद फिर इंदू बालान का और कई और भाइयों का सोशल मीडिया पे मेरे पास मैसेज आए, कई भाइयों के मेरे पास फ़ोन भी आए कि बहन जी हम आ जाते हैं, क्या चला हुआ है और क्या चल रहा है। मैंने उनको तो नहीं बताया था कि भाई ऐसे ऐसे मैं एडमिट हूँ, लेकिन मैंने आंटी की बेटी से जब मेरी बात हुई और उसकी दोते की बहू से मेरी बात हुई, उसके दोतों से मेरी बात हुई, तो उनको मैंने अपना हॉस्पिटल का फ़ोटो खींच के भेज दिया था। उनको ये लगने लगा था कि भाई कोई भी इस बुजुर्ग महिला की आवाज़ नहीं उठा रहा, और सविता भी शायद बहाना बना रही है कि, क्योंकि वो सोचते थे कि भाई बहू से सब डर जाते हैं, सबकी शिकायत कर देती। उन्होंने मुझे पहले ही ये बताया था कि भाई जो भी इस बुजुर्ग महिला की हेल्प करने के लिए आता है ये उसी की शिकायत दे देती है। तो उन्होंने ये मुझे पहले ही बता दिया था। तो मैं वहाँ से सावधान भी हो गई थी कि भाई ये हो सकता है कि मेरी भी दरख्वास्त ना दे दे। तो उसके बाद मैं 16 तारीख को मैं आंटी से फिर दोबारा मैं मिलने गई। जब मैं हॉस्पिटल आई, मैंने फ़ोन किया कि आंटी मैं घर आ गई हूँ और आज मैं आपसे मिलने आऊँगी। तो जैसे ही मैंने पहले इंचार्ज को फ़ोन किया, क्योंकि मुझे डर था, उन्होंने मुझे पहले बता दिया था कि ये सबकी शिकायत करती है। तो उसी टाइम मैंने इंचार्ज को फ़ोन किया कि भाई किसी पुलिस वाले को भेज दो, मैं आंटी से मिलने जा रही हूँ, कि वहाँ पुलिस होना ज़रूरी है। तो उसने पुलिस को भेजा। तो आईओ मौके पे नरेश कुमार वहाँ पे मौके पे पहुँच गया था। 10-20 मिनट में आंटी से मिलके उसकी सारी बातें सुन के और मैं आ गई थी। मैंने कह दिया था कि आंटी मैं आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाऊँगी और आपको न्याय दिलाऊँगी। तो उस दिन के बाद तो उसकी बहू को उन्होंने गिरफ्तार दिखाया था। उस दिन मैंने आईओ को बोला था, तो वो बोले जी ठीक है गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद मैं वहाँ से आ गई, ना मैंने उसकी बहू मिली, ना मैं उसकी बहू को जानती थी, ना वो मेरे सामने आई। उसके बाद अगले दिन मेरे पास फ़ोन आता है वहाँ के पार्षद के पति अशोक छाबड़ा जी का। उसका मेरे पास फ़ोन आया कि बहन जी आप उसके घर गई थी और हमारे घर आप नहीं आई। तो मैंने कहा कि भाई जी मुझे नहीं पता था आपका घर वहाँ पे है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बहन जी आप एक बार है ना यहाँ पे आओ तो आप मुझे ज़रूर बताना। मैंने कहा कि मैं दोबारा जब आऊँगी तो मैं आपको पक्का बताऊँगी कि भाई मैं आई हूँ, और मैं 1-2 दिन के बाद फिर आऊँगी। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया था कि हम मौके पे थे, 4 घंटे हम बैठे हैं। हमने उसकी बहू को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझी। और बहन जी उसके बाद फिर उसने मुझे बताया कि उसकी जो बहू है और पोता है वो मेरे पास आए हुए हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उनको मेरा नंबर दे दो, वो मुझसे बात कर लेंगे। मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगा, कुछ दर्शक हमारे से पूछ रहे हैं कि क्या मामला है। ये वीडियो एक बार फिर आप देखिए एक जरा। की मरीज हूँ, मेरा पति हार्ट अटैक का मरीज है और मेरा घर में रहने देते बेटा, पोता और पोते की मम्मी, बहू और पोता घर में नहीं रहने देते, मारते हैं पीटते हैं। मेरा मालिक बाहर दुकानों पे बैठते हैं, वहाँ भी बहुत मारते हैं। मुझे बता लो, बहुत मारते पीटते हैं, डांटे मारने की धमकी दे रखी है, मुझे बता लो। तो ये वीडियो है। ये मामला किशनपुरी चौकी के तहत आता है और चांदनी बाग थाना लगता है। ये बुजुर्ग महिला का कोई मकान का है। इनके जो पिता रिटायर्ड एसडीओ थे, उन्होंने इनको 350 गज का कोई टुकड़ा दिया था मकान का। 350 गज बाद में ले लिया था। लगभग 4-5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का ये मामला है। इनका आरोप यह है कि सब कुछ जो इनके बहू है पोते हैं उन्होंने अपने नाम लगा लिया। हालांकि सच्चाई क्या है ये वही लोग बता सकते हैं जो कागज़ हैं। लेकिन खबर को दिखाने का मकसद हमारा ये है कि एक बुजुर्ग महिला के साथ आरोप है इनका कि मारपीट की जा रही है। और सिर्फ 8x8 का कमरा है जिसमें
कोई भी नहीं रह सकता। और गर्मी के दौरान, आजकल गर्मी भी पड़ रही है, तो उस हालात में रखा जा रहा है। जो मालकिन, जो 4 करोड़ रुपए की मालकिन है, उनके साथ ये हालात है। तो इसी को लेकर हम ये मामला जो उठा रहे हैं। तो स्विता ये से लगातार बातचीत चल रही है। स्विता जी, फिर क्या हुआ इस मामले में? उसके बाद फिर ये 17 तारीख के बाद फिर उसके पोते का मेरे पास फ़ोन आता है कि जी आप हमारे घर गए थे और आपने एक तरफ की बात सुनी, आपने हमारी भी बात सुननी चाहिए थी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप भी हम अपनी बात मुझे बता सकते थे। आपने अगर मैं मुझे देख लिया था तो आप देख के बाहर आ जाते, आप अपनी बात मेरे सामने रखते, हो सकता मैं आपकी भी सुनती। और एक बुजुर्ग महिला 80 साल की है, वो कितने दिन की है, आप उसकी सेवा करो। हालांकि मैंने जब उसने ये बताया कि मैं उसका पोता बोल रहा हूँ, तो मैंने वो फ़ोन अपना रिकॉर्डिंग में ले लिया था कि कल को मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लगा दें। तो वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी देती, लेकिन ज़रूरत उसकी नहीं पड़ी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि हम तो सेवा करना चाहते हैं इनकी, लेकिन ये बुजुर्ग महिला ये हमारे से सेवा नहीं करवाना चाहती। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1-2 दिन के बाद मैं आऊँगी, आमने सामने बैठ के जो भी बात होगी आप अपना भी पक्ष रखना और हम इनका भी पक्ष सुनेंगे। तो उसके बाद 18 तारीख को फिर मैंने इंचार्ज से बात की। इंचार्ज से मैंने बात की कि भाई जी आप मुझे ये बताओ कि क्या रहा उसका। और मैंने डीएसपी साहब को भी मैसेज किया। डीएसपी साहब बोले कि ठीक चल रहा है और बार बार में पुलिस जाके देख रही है वहाँ पे। और इंचार्ज ने भी मुझे बोला कि कोई बात नहीं बहन जी, आप ऐसा करो कल मौके पे चलो और जो भी होगा हम है ना मौके पे बैठ के समाधान करेंगे और आप भी चलो हम भी चलेंगे। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं भाई जी, सुबह का प्रोग्राम बना लो। तो मेरे से पहले सुबह इंचार्ज पहुंच गया था, अशोक छाबड़ा जी पहुंच गए थे। उनका फ़ोन आज मैं रास्ते में थी दोनों का कि बहन जी हम पहुंच गए, आप नहीं पहुंचे। तो उसके बाद मैं भी चली गई। बाहर ही पुलिस वाले खड़े थे और बाहर ही मैं उनसे मिली कि भाई क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि बहन जी कोई बात नहीं। अशोक जी बोले कि यहाँ एक ऑफिस में बैठ जाते हैं और यहाँ पे 8 बाई, मैं बोली आंटी के पास बैठ जाते हैं। वो बोले 8 बाई 8 के कमरे में इतने आदमी कैसे बैठेंगे, तो इस ऑफिस में बैठ जाते हैं। वहाँ पे पास में एक ऑफिस था, हम सारे उसमें बैठ गए। उसकी बहू भी आ गई, पोता भी आ गया, पुलिस भी थी, 5-4 आदमी और थे। तो जब वहाँ पे बात करने लगे, उसकी बहू को बोला कि भाई ये पूरी उसकी मालिक है। वो आंटी कह रही थी कि भी इन्होंने मुझे धोखे से साइन करवाए हैं और ये पूरी प्रॉपर्टी की मालिक मैं हूँ। वो कह रही थी कि नहीं, इसने मुझे बेच रखा है, प्रॉपर्टी की मालिक मैं हूँ। और तब हमने उसको ये भी बोला था कि भाई जब ये 8 बाई 8 के कमरे में रहती है, पुलिस वाले बोले कि हम इसको दूसरा कमरा दिलवा रहे हैं कि भी जिसमें किचन है वो कमरा आप इसको दे दो, कि भी ऐसा ना हो कि आग लग जाए कपड़ों में। वहीं गैस रखी है, वहीं पे उसका पिलंग है, तो भाई किसी में आग ना लग जाए कपड़ों में। तो हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कोई बात नहीं, आप उसको दूसरा कमरा दे दो। तो उसकी बहू ये जिद पे अड़ गई कि मैं उसको दूसरा पुलिस पहले वो बोले बहन जी ये माननी तो इसने है नहीं, क्योंकि डीएसपी साहब 4 घंटे लगा के गए थे, उन्होंने नहीं मानी। और ये इस कमरे को नहीं देगी, इसको ये खतरा है कि कभी सास को दूसरा कमरा दे दिया तो इसकी बेटियां ना आ जाएं। उनको मतलब ये बहू को ये था कि भाई कहीं इसकी बेटियां आके यहाँ रहने ना लग जाए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है। क्योंकि बहू ने जब मेरी शिकायत दी तो इसने खुद अपने मुंह से लिखा कि हमारी ये प्रॉपर्टी 4 करोड़ की है। तो दूसरी बात फिर ये एक शंका का विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुलवंत जी पूरी पानीपत की जनता को बताना चाहती हूँ कि इसकी बहू ने जब इसका बेटा, जो आंटी का जो बेटा है, वो 2013 में, अगस्त 2013 में एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। और उसी दौरान फरवरी में इसके दामाद की डेथ हो जाती है 2014 में। और 2014 में ही मार्च में, यानी कि जब इसके 6 महीने इसके पति ने गुजरे हुए थे, इसके यानी कि इसके बेटे ने, बुजुर्ग महिला के, और 1 महीना इसके दामाद को गुजरे हुए थे बुजुर्ग महिला के। उसी दौरान 1 महीने यानी कि मार्च में 28 मार्च को एक स्टाम्प खरीदा जाता है और उस पर आंटी के गुट्ठे लगवाए जाते हैं, ये कह के कि भाई ये मेरे जो तेरे बेटे का क्लेम मिलेगा, क्योंकि जब क्लेम मिलता है तो वो बेटे माँ बाप को भी मिलता है। तो ये कह के उसके साइन करवा के झूठे और गुट्ठा लगवा के उस पर प्रॉपर्टी के यानी कि बयाना लिखवा लिया। बयाना उसने क्या लिखवाया, लेकिन उसने एक गलती छोड़ दी। उसने बयाना क्या लिखवाया, मैं वो सभी के सामने वो संज्ञान में लाना चाहती हूँ। इन्हें गलती क्या की, जो वो मकान है वो 330 गज एक है और 330 गज का एक मकान है। जो 330 गज है वो जो बुजुर्ग महिला है उसके पिताजी एसडीओ थे, उन्होंने उसको गिफ्ट दिया था अपनी बेटी को, और उसकी 1962 में रजिस्ट्री हुई थी। और दूसरे प्लाट की भी 1962 में ही रजिस्ट्री हुई थी, वो किसी और ने खरीदा था। लेकिन आंटी ने और आंटी के पति ने 1972 में वो दूसरे से वो मकान खरीद लिया। तो जो वो 1962 वाली रजिस्ट्री थी वो उर्दू में थी और वो दूसरी जो 1972 वाली थी वो हिंदी में थी। जो बहू थी उसके पास कोई सी रजिस्ट्री नहीं थी। उसने सिर्फ ये सुन रखा था आज तक कि भाई ये पूरी जो ज़मीन है, जो जगह है, वो 730 गज है।
उसको ये नहीं पता, उसको ये नहीं था कि भी 350 गज की एक है और ना 330 गज एक है, 330 गज एक है, यानी कि 660 गज है। उसको ये नहीं पता था, क्योंकि उसके पास कागज होते, सच्चाई होती तो उसको पता होता ना। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसने वो बयाना लिखवाया तो उसने लिखवा दिया कि भी मेरी सास से मैंने ये प्रॉपर्टी 730 गज 1000 रुपये के गज के हिसाब से 7,30,000 में मैंने अपनी सास से ये मकान खरीद लिया। और जो उसने रजिस्ट्री में हवाला दिया वो उसने खाली एक 1972 वाली रजिस्ट्री का हवाला दिया, जो कि 1972 में जो रजिस्ट्री हो रही है उस रजिस्ट्री में सिर्फ 330 गज ज़मीन है, तो वो 730 गज कैसे लिखवा सकती है? और वो दोनों मकानों को मिलाते हैं तो भी 730 गज नहीं बनती। तो न तो वो कागज किसी वकील ने देखे, न वो कागज जज साहब के सामने गए कि भाई वो 330 गज है या वो 700 गज है, क्योंकि वो टोटल तो है 660 गज, लेकिन हवाला जो दिया हुआ रजिस्ट्री का भैया कि ये मकान है, एक अगला मकान है, तो मकान का हवाला एक का ही दे रखा है, लेकिन वो 730 गज दे रखा है। तो अगर वो उस टाइम पे जांच करते, उसमें एक चीज़ और क्या होती है, क्योंकि इनका पक्ष रखने वाला शायद वकील ठीक नहीं था, अगर वो पक्ष रखता वो चीज़ दिखाता कि भी 330 गज है तो 700 गज बुजुर्ग महिला ने कैसे बेच दी? अगर 700 गज बेची है तो वहाँ पे उस टाइम पे भी 8,000 रुपये के गज के हिसाब से वहाँ पे ज़मीन का रेट था, कलेक्टर रेट, तो 1,000 रुपये गज के हिसाब से उसकी बहू ने कैसे खरीदी? और उस टाइम पे उसमें अगर इसको बुजुर्ग महिला को पता होता कि भाई मैंने अपनी बहू को ये बेच रखा है, तो जब रजिस्ट्री का टाइम आया था 6 लाख रुपए ये कह रही है कि मैंने बनने में दे दिए और 1,30,000 रुपये रजिस्ट्री के टाइम देने, और रजिस्ट्री के टाइम आंटी को पता ही नहीं रजिस्ट्री है, तो उस टाइम जाके कोर्ट में वहाँ जाके तहसील में बोल देती है कि मैं हाजिरी लगाने आ गई और मेरी सास आई नहीं और ये मैं पैसे लेके आई, ये जमा करा लो। तो उसके बाद 2015 में आंटी के पास कागज जाते हैं अप्रैल में कि भाई आपने की बहू को आपने ज़मीन बेच रखी थी और ऐसे ऐसे आपके ये सम्मन आ गए कि आप कोर्ट में पेश नहीं हुए। जो उनका वकील था उसने पता नहीं उसके सामने क्या तथ्य रखा, वकील भी क्या हुआ, क्या तथ्य रखा, न तो वो उस वकील ने ये चीज़ दिखाई कि भाई ये जब रजिस्ट्री में 330 गज जगह है तो इसने 730 गज कहाँ से बेची। अगर उस टाइम पे इनका वकील वो चीज़ सामने रख देता तो शायद भाई 330 गज जगह थी और 730 गज बेची है, तो उसके आधे अगर उसको बेच ही रखी है उसने तो 3.5 लाख रुपए उसको वापस मिल जाते, क्योंकि जमीन आधी है तो आधी के ही मिलते, हवाला तो एक रजिस्ट्री का है ना। तो ना तो वकील ने वो तथ्य रखा ना इन्होंने रखा। उसके बाद इन्होंने अपील डाल दी, ये भी इन्होंने कोर्ट में बुजुर्ग महिला ने अपील डाल रखी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब बुजुर्ग महिला को वो पीटते हैं 5-4 बार थाने में, जब सबने ये बताया कि ये सबकी दरखास्त दे देती, जैसे आपने बोला ये सच्चाई है कि जो भी जाता, जैसे इन्होंने इसकी बेटी अपनी माँ से मिलने नहीं आएंगी क्या? एक बुजुर्ग 80 साल की महिला है, 8x8 के कमरे में रहती है, अगर मेरी माँ कहीं ऐसे रहती होगी तो क्या मैं अपनी माँ के पास नहीं जाऊँगी? क्या आप अपनी माँ के पास नहीं जाओगे? जब इसकी बेटियाँ अपनी माँ से मिलने आती हैं तो उनकी दरखास्त दे देती है, अगर उसके दोते मिलने आते हैं उसकी दरखास्त दे देती है। आप अगर मिलने चले जाओगे एक मानवता के आधार पे आपकी दरखास्त, ये मिलने चला जाएगा इसकी दरखास्त, जो भी जाता है उसी की दरखास्त दे देती है, दबाने के लिए देते हैं, दबाने के लिए कि ये दब जाएगा। पता नहीं इसको कौन सलाह देता है, और थाने में ये दरखास्त देती है और थाने वाले उस दरखास्त को पकड़ भी लेते हैं। उसके बाद 2015 में आंटी ने एक महिला थाने में दरखास्त लगाई थी कि जो सारा किराया ये बहू लेती है और बिजली का बिल, पानी का बिल सब कुछ मैं भरती हूँ और जब मैं मांगती हूँ तो मुझे पीटते हैं ये। इन्होंने महिला थाने में ये दरखास्त लगाई थी। उसके बाद इसका राजीनामा करवा दिया जाता है, वहाँ पे लिखित में लिया जाता है कि भाई जो किराया है वो बुजुर्ग दंपति लेंगे और यही सब कुछ करेंगे क्योंकि मालिक ये हैं। उसके बाद भी इसकी बहू ने कुछ नहीं करा, वो सिर्फ राजीनामा पुलिस ने करवा के दे दिया, लेकिन उसके बाद भी उसको कोई किराया नहीं मिला। मतलब 5-6 हज़ार रुपये, यानी कि 4-5 रुपये कमरे के हिसाब से 5-6 हज़ार। अभी जो वीडियो वायरल हुई है उसमें ये बताया गया कि इसके पोता और उसकी जो बहू है उसके पोते की भी गिरफ्तारी हुई थी इस मामले में। मैं बताती हूँ उसके बाद क्या हुआ कि जब ये 4 तारीख को इसको बहू ने इसको पीटा है, पोते ने और बहू ने इसको पीट के, इसको पहले इसको सास को पीटा, इसको धक्का मारा, ये गिर गई, इसको मारे, इसके बाल पाड़ दिए, ये करी ठोकर मारी। उसके बाद जो इसके अंकल थे उसको धक्का मारा, तो अंकल बाहर बैठे थे, अंकल कहने लगे उसको, वहां जाके चप्पल मारने लगी। उसने ये कहा कि बेटी तू बाहर मत मार, तू अंदर चल, अंदर जाके पीट ले, तू अंदर ही पीटती आई, तू बाहर भी क्यों पीट रही है? ना तो मैं यहीं पीटूंगी। और पीट पैट के ये उसको मार पीट के और चली जाती है। उसके बाद वो कोई पड़ोसी देख रहा था, ये कोई भी देख सकता है, पीटते हुए तो कोई नहीं देख सकता, बीच में अगर चलो नहीं डरते बढ़ते, लेकिन उसने ठाके आंटी की वो वीडियो बना दी कि आंटी सोशल मीडिया पर ये डाल देते हैं कि कम से कम आपकी सुनाई हो जाएगी, क्योंकि आंटी ने कई बार दरखास्तें दे ली थी लेकिन आंटी की कोई सुनाई नहीं हो रहा था। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी कि इसका मैं समझ नहीं सकती कि जब आंटी फोन करती है पुलिस को तो पुलिस मौके पे नहीं पहुंचती, अगर इसकी बहू फोन कर देती है तो पुलिस मौके पे पहुंच जाती है। तो ये किसी के समझ में अब तक नहीं आया, मेरी में भी नहीं आया अभी तक कि ये बात क्या है।
उसके बाद जब हम वहाँ बैठे थे मौके पे 5-10 मिनट ये बहू हमारे पास बैठी तो वो ज़्यादा बोल रही थी। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो? उसने कहा कि मैं इसकी बहू हूँ। तो मैंने कहा कि बुजुर्ग महिला है, कितने दिन की, आप इसकी सेवा कर लो। दूसरी बात, आपको ये डर है कि अपनी बेटियों को दे देगी, तो आप इसकी सेवा करो ना, ये खुद ही आपको देगी। आपने धोखे से साइन कराने की क्या जरूरत थी? लेकिन कुलवंत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि जो बहू धोखे से साइन करवा सकती है, अगर वो सेवा करती तो उसको साइन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती धोखे से, अगर वो सेवा करती तो। दूसरी बात, जब अगर वो सेवा करती, अगर उसने धोखा नहीं कर रखा होता तो अपनी सास की सेवा करती। ले फिर उसने मुझे मेरी दरखास्त में तो दे रखा है, उसने ये लिख रखा है कि मैं अपनी सास की सेवा करती हूँ, उस दरखास्त में है ये, वो सबूत है, वो भी मैं कोर्ट में लगवाऊंगी। इसने ये कहा है कि ये प्रॉपर्टी 4 करोड़ की है। अगर कभी सविता आर्या आने के मुझे बोली कि भी हमने ये 50 लाख की खरीद ली, अगर 50 लाख की वो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी तो वो मुझे कह रही है कि ये तो 4 करोड़ की है, तो अपने मुंह से उसको 4 करोड़ की बता रही है, तो आपने अपनी सास से 7 लाख में कैसे खरीदी? दूसरी बात, वो कह रही है कि मैं अपनी सास की सेवा करती हूँ। तो अगर वो अपनी सास की सेवा करती है तो आपकी सास की वीडियो वायरल क्यों हो रही है? आपकी सास क्यों बार बार में थाने में जाके गुहार लगा रही है कि भाई मेरी बहू मुझे पीटती है, मेरा पोता मुझे पीटते हैं? तो आप मुझे ये बताओ कि सच कहाँ है? फिर उस दिन हम वहाँ बैठे थे तो मैंने उनको एक ही बात की थी पुलिस वालों को कि भाई, वो बोले जी बहू को हमने गिरफ्तार कर लिया। मैंने उनको ये बोला ये 19 तारीख की बात है, तो भाई इसके पोते को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? थोड़ी सी देर के बाद मेरे पास फ़ोन आता है, वो कहने लगे कि बहन जी ठीक है, अधिकारी अगर बोल देंगे तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है भाई, अधिकारियों से मैं बात कर लेती हूँ। उसी टाइम मैंने वहीं से अधिकारियों से बात की, जैसे मैंने डीएसपी साहब से बात करी, वो बोले कोई बात नहीं, हम लड़के को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद मैंने आंटी को कहा आंटी शांत रहे, और आंटी को लेकर मैं अपने घर आ गई कि थोड़ी सी शांति हो जाएगी, बुजुर्ग महिला डरी हुई है, इसको थोड़ा सा समझाऊंगी। उसको मैं अपने घर लेके आई और यहाँ मैंने उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, वो थोड़ी सी संतुष्ट हुई। मैंने कहा आंटी आपको कोई दिक्कत आप मुझे फ़ोन करना। पुलिस वालों को भी मैंने बोल दिया था कि कोई भी अगर कुछ होगा तो आप इसका ध्यान रखना भाई, जैसे ये मुझे फ़ोन करेगी ये तुम्हें नहीं करेगी और मैं तुम्हें करूँगी, तुम जाके एक बार मौके पे देख आना। उसके बाद अगले दिन 20 तारीख की बात मैं बताती हूँ। 20 तारीख को मैं एसपी मैडम से मिलने गई। एसपी मैडम के संज्ञान में फिर मैंने पूरा मामला डाला कि मैडम ऐसे ऐसे बात है। बुजुर्ग महिला पूरी तरह संतुष्ट तो अब भी नहीं है, लेकिन ये है कि इतना मैं चाहती हूँ कि जब भी उसके साथ कोई घटना हो तो पुलिस अगर चली जाए, लेकिन उनका डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर डर नाम की चीज़ हो तो अब भी निकलते बढ़ते, या हमारे ही सामने, जब पुलिस के सामने ही वो इस तरीके से बोल रहे हैं, पुलिस के सामने वो पोता ये कह रहा है कि हमने कुछ नहीं किया और हम ये कर देंगे, हम कुछ नहीं देंगे, उसकी बहू ये करिए, सब कुछ मेरा, मैं मालिक हूँ, ये है वो, मतलब पुलिस के सामने ही उनको डर नहीं। और वो बार बार में पुलिस वाले कह रहे, वो पुलिस वाला मुझे ये कह रहा है कि बहन जी वकील, इसका वकील हमें फ़ोन कर रहा है कि आप यहाँ क्यों जा रहे हो? इसका वकील मुझे फ़ोन करे आप वहाँ क्यों जा रहे हो? इंचार्ज मुझे बार बार में ये धमकी दे रहा है कि बहन जी मेरे पास तो ये बार बार मैं ये कह रही है कि मैं मर जाऊंगी। फिर एक बार मेरी बात समझ में मेरे ये नहीं आया कि जिस टाइम पे वो कहने लगे कि कमरा दूसरा देने की बात आई थी, तो वो मुझे कहने लगे कि बहन जी क्या करें, ये कमरा नहीं दे रही। मैं बोली एक बार तुम जाके बात करे हो, अगर वो रसोई वाला दे दें, ये उल्टा ले लेंगे, रसोई वाला दे देंगे। तो वो आंटी तो हम तो वहीं बैठे रह गए। मैंने भेज दिया, पार्षद को भी वहाँ पे भेज दिया, पुलिस को भी वहाँ पे भेज दिया। उसके घर मुझे पता था कैमरे लगे हुए हैं, अगर मैं उसके घर जाऊंगी तो हो सकता है मेरे खिलाफ ये दरखास्त दे दे, क्योंकि दरखास्त का मुझे पहले ही पता था कि ये दरखास्त दे सकती है, वही बनी। तो उसके बाद पुलिस वाला आके मुझे कहने लगा इंचार्ज कि बहन जी ये बार बार में हमें धमकी देती है कि मैं मर जाऊंगी, और बार बार में इसका वकील हमें फ़ोन कर रहा है कि भाई आप कैसे जा सकते हो इसके घर में। पुलिस मुझे ये कह रही है कि मुझे ये वकील ये कह रहा है कि भाई क्यों जा रहे हो आप उसके घर। जब पुलिस इस तरीके से उसके सामने ये दिखाएगी कि हाँ बहन जी हम नहीं दिला सकते बुजुर्ग महिला को ये मकान, ये कमरा, मतलब कमरा नहीं दिला सकते, चलो मैं भी मानती हूँ कोर्ट में केस है, लेकिन कोर्ट में केस तो आधे का है ना, आधे का तो नहीं है ना। मतलब पैरवी नहीं कर सके सारे इस मामले की सही तरह, पैरवी तो कोई कर ही नहीं रहा ना उसकी। तो बार बार में मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि उसका इतना क्या डर है कि बार बार में वो ये धमकी देती है कि मैं मर जाऊंगी या मैं तुम्हारी दरखास्त दे दूंगी। वो कहे बहन जी हमें भी अपनी वर्दी का डर लगता है, हम कैसे जाएं, ये तो कुछ भी कर देगी। तो पुलिस लाचार दिख रही है उसको, मतलब उस जगह पे मुझे जो इंचार्ज था वो लाचार दिखा। तो ये बात मुझे अजीब सी लगी कि भाई ये लाचार यहाँ पे क्यों दिखाई दिया, भाई ये पैरवी नहीं कर रहा बुजुर्ग महिला की पूरी तरह। फिर अगले दिन मैंने 20 तारीख की शाम को ही मैंने फिर वो बुजुर्ग महिला का मेरे पास फ़ोन आया कि बेटा वो मुझे गाली दे रही है, और हमारा तार जो लगा हुआ था वो तार के फेंक दिया, बिजली वाला नहीं, वो पानी की मोटर का। और बुजुर्ग महिला वो कैसे हाथ लगाए, तो तार के फेंक दिया और गंदी गंदी गालियाँ दे रही हैं। तो मैंने कहा कि तू फ़ोन को होल्ड रख और मैं सुनूंगी और मैं रिकॉर्डिंग में लूंगी उसको, और आप बोलना मत, आप मैं सुनती रहूंगी। तो वो उधर से उसकी बहू और पोता गालियाँ देते मुझे सुन रहे थे और मैं वो रिकॉर्डिंग कर रही थी।
तुरंत मैंने उसके बाद फ़ोन कटका, मकांटी तू बोलना मत, मैं सिर्फ सुनती रहूँगी कि भैया क्या क्या कह सकती है। तो मैंने इंचार्ज को फ़ोन किया, मैंने इंचार्ज को बोला कि भाई आंटी का तार के फेंक दिया, किसी पुलिस वाले को भेज दो और आंटी का तार लगा के आ जाएंगे। उस बहू ने तार के फेंक दिया। एक बार उसको डर ही नहीं, पुलिस का तो डर ही नहीं है कि जब आप भी वो ऐसे कर रहे हैं। वीडियो वायरल होगी, लाखों आदमियों ने देख ली, सभी अखबारों में आ गई, पूरी पुलिस बल के साथ पूरी दूर वहाँ पे चले गए, उसके बाद भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैंने इंचार्ज से ये बात की, इंचार्ज ने क्या, इंचार्ज बोला कि ठीक है बहन जी मैं भेजता हूँ किसी को। 2 मिनट के बाद इंचार्ज का वापस फोन आ जाता है मेरे पास। वो मुझे कहता है कि बहन जी पुलिस वाले ने, आईओ ने मना कर दिया जाने के लिए। मैंने कहा भाई क्यों मना किया? वो कहने लगा कि आईओ ये कह रहा है कि भाई मैं वहाँ पे मौके पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसकी बहू का लैंडलाइन पे फ़ोन आया है और उसकी बहू ने ये कहा, बहू का और बेटे का पोते का, कि हम दरवाज़ा बंद कर रहे हैं और हम फांसी ले रहे हैं। ये बात उसने मेरे को इंचार्ज ने बोली। और वो जब अगर पुलिस मेरे से एसपी मैडम भी मुझसे सबूत मांगेगी तो मैं सबूत दूंगी। तो उसने ये कहा कि भाई इंचार्ज मुझे बोला कि भाई आईओ ये कर रहा है नरेश कि भाई मैं मौके पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे पास फ़ोन आया लैंडलाइन पे कि हम तो दरवाज़ा बंद करके मरने लग रहे हैं। इस हिसाब से तो अगर जो पुलिस ही डरती रही तो फिर कौन ऐसे बुजुर्ग। उसके बाद की बात बताऊंगी भाई जी। उसके बाद पुलिस उस दिन नहीं गई। 2 दिन के बाद, तो 2 दिन के बाद की बात मैं बताती हूँ। 2 दिन के बाद फिर 4 दिन के बाद, यानी कि 25 तारीख को मेरे पास सुबह फ़ोन आता है। सुबह वहाँ से किसी का फ़ोन आता, कप्तान नाम का, कि बहन जी आपके खिलाफ दरखास्त आई है किशनपुरा से, कि बहन जी आपके खिलाफ दरखास्त आई है। मैंने कहा भाई दरखास्त किसने दी? कि रीना नाम की महिला ने दी। मैं बोली कौन रीना? मैं तो नहीं जानती, मुझे नाम नहीं पता था कि उसकी बहू का नाम रीना है। तो मैंने कहा भाई कौन रीना जिसने आपकी मेरी दरखास्त दी है? तो वो कहने लगा कि जो शिवनगर वाली जो महिला है उसने आपकी दरखास्त दी है, जो बुजुर्ग महिला की बहू ने। मैं कहा भाई जी क्या क्या लिखा है दरखास्त में? तो उसने मुझे दरखास्त में बताया। मैं कहा तू मैंने पढ़ के सुना दे। क्या उसने मैं कहा मैंने आना पड़ेगा क्या? तो मुझे तू पढ़ के सुना। वो मुझे करना कि भाई सविता आ रही है 19 मैं कहा कब गई? सविता आ रही है 19 तारीख को मेरे घर गई। मेरे घर आई, मेरे घर आने के बाद मेरी ननद के साथ मेरे घर आई। मेरे घर आके मुझे जान से मारने की धमकी दी। मेरी मतलब कह रहे कि ये प्रॉपर्टी मैंने 50 लाख में खरीद ली है। और उसके बाद उसने ये बोला कि मेरी तो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हमारा मुकदमा चला हुआ है। और उसके बाद भी ये कह रही है कि या तो मुकदमा उठा लो, ये वापस ले लो बुजुर्ग महिला से, और नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को उठवा दूंगी। बदमाश मुझे जानते हैं, उनको मैं मरवा दूंगी। अभी मौके पर मैं डीसी और एसपी को बुलाती हूँ और सीआईए में तुम्हें उठवा के तुम्हारी टांग बात तोड़वा देती हूँ। और कई बदमाश मुझे जानते हैं और कई मंत्रियों से मेरे संपर्क है। तो मैं उसको बोली, कोई कप्तान नाम का लड़का था, मैं कहा भाई ज़्यादा होगी, कुछ ज़्यादा नहीं होगी? तो वो बोला, वो भी हंस पड़ा। वो बोला हाँ बहन जी हो तो गई ज़्यादा ही। मैं कहा ऐसा कर, इस बारे में मैं आपकी अपनी सफाई नहीं दूंगी, आप इस बारे में इंचार्ज से बात करो, क्योंकि इंचार्ज मौके पे था। अगर ऐसी बात थी, अगर मैं बुजुर्ग महिला के घर में घुसी हूँ, 40 लाख मतलब ये क्या गई 50 लाख में खरीद ली, तो मेरे से पहले वहाँ पुलिस थी, तो पुलिस वहाँ पे क्या कर रही थी? मानते हो आप? और बुजुर्ग महिला के, मैं उसकी बहू से, बुजुर्ग महिला की बहू से मैं पुलिस के सामने मिली हूँ। तो मैं वो करी, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ ना, अपनी दरखास्त में ये लिखा, तो पुलिस तो साथ ही थी। फिर मैं बुलाऊंगी किसको? डीसी एसपी तो मौके पे ना जाए। इतनी तो भाई मैं ना तो कोई मंत्री ना मैं को सीएम है, भाई मेरे एक फोन से कोई एसपी वहाँ पे पहुँच जाएगी या भाई डीसी वहाँ पे पहुँच जाएगा। मानते हो आप? तो ये बात तो दुनिया मानती है भाई। कोई वो भी तो पुलिस को ही भेजेंगे, अगर मैं फ़ोन भी करूँगी तो पुलिस को भेजेंगे, पुलिस मेरे साथ ही है। तो मैंने फिर डीएसपी साहब को फ़ोन किया। मैंने उनको एक ही बात कही, सर मेरे खिलाफ एक दरखास्त आई है और मुझे पता लगा है कि वो दरखास्त आपके यहाँ से मारक होके गई है। और तो मैं उनके पास, मैं गई सीधी वहाँ उनके पास, और मैंने जाके कहा कि सर मेरे खिलाफ एक दरखास्त आई है, थाने में तो मैं नहीं जाऊँगी जहाँ पे दरखास्त आई है, लेकिन मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आपके यहाँ से मारक होके गई है। तो वो कहने लगे कि भी रूटीन में कोई आई होगी या डाक द्वारा आई होगी, मुझे नहीं पता। मैं कहा सर मैं सफाई नहीं दूंगी इसमें, क्योंकि सफाई तो मैं जब दूँ ना जब मैं दोषी हूँ, मैं इसमें सफाई नहीं दूंगी। अगर मेरे खिलाफ मुकदमा बनता हो तो मेरे खिलाफ मुकदमा आप दर्ज कर लो, और मैं आई हुई हूँ, मैं गिरफ्तारी दे दूंगी यहीं पे। मेरा ये जवाब था कि आप अगर बनता हो तो आप एक बार इंचार्ज से पूछ लो। तो अभी क्योंकि बड़ा लंबा इंटरव्यू हो गया, अभी शॉर्ट में बात करेंगे हम लोग कि बुजुर्ग महिला की वीडियो वायरल हो रही है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया। आप कह रहे हैं कि उसको पुलिस का डर नहीं है, पुलिस के सामने पुलिस वालों को भी डरा कर रखती है कि मतलब घर में फांसी ले लेंगे, जो भी हम लोग नहीं जानते वो महिला कौन है, वो अपनी सच्चाई जो रखना चाहती है वैसे पानीपत पर आके रख सकते हैं, वो भी परिवार जो है। लेकिन अब आपके खिलाफ भी दरखास्त दे दी, उसमें जो भी लगाए, अभी उस दरखास्त में अभी
अभी क्या है, अभी वो थोड़ा सा बताएं, और अब किस हद तक वो दरखास्त आगे गई है? अब क्या है कि मेरे को अगले दिन ही, मतलब जब मैंने 2 दिन पहले पता लगा था, उससे अगले दिन ही मुझे क्लीन चिट दे दी थी कि भाई जो आपकी दरखास्त थी, क्योंकि पता था पुलिस तो साथ ही थी। तो उसके बाद ये बताया कि भाई ये मानवता के आधार पे बुजुर्ग महिला की वीडियो देख के मौके पे पहुंची थी, और गई भी मैं मौके पे इसीलिए थी, और ये इसमें झूठी पाई गई और उसको दफ्तर दाखिल कर दिया और उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन मेरा मेन मकसद है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से निवेदन करती हूँ और सरकार से निवेदन करती हूँ कि इस तरह की जो महिलाएं हैं, जो अपने बुजुर्ग दंपति को की सेवा करने के बजाय उनको प्रताड़ित करती हैं, और उसके बाद वो पुलिस का भी दुरुपयोग ही कर रही हैं कि ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आंटी बार बार में इल्ज़ाम लगा रही थी कि यहाँ दारू बेचते थे, यहाँ सिलेंडर भरते थे, एक बार फट भी गया था, वो फोटो भी है, मैं आपको भेज दूंगी कि वहाँ आंटी ने कई बार सीएम विंडो में भी ये दरखास्त लगाई थी कि भी मेरी बहू यहाँ वैध तरीके से शराब बेचती है, तो उन्होंने सीएम विंडो में लगा रखी थी। वो उसका बात है, मैं नहीं कह रही, क्योंकि आंटी के बयान में आपके सामने चैनल के माध्यम से बता रही हूँ। और अब आंटी ने बताया था कि जिस दिन पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची है, उस दिन के बाद वहाँ शराब का जो रखा हुआ था वो बंद है। लेकिन मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं था भी मैंने वहाँ शराब बिकती देखी, या मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं था। वो बुजुर्ग दंपति झूठ बोल रही, सच बोल रही, वो उसका मामला, उसके घर का मैटर है, उस बारे में मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं क्यों इल्जाम लगाऊं किसी के ऊपर? भाई मैं पुलिस पे भी इल्जाम नहीं लगाती, मैं उन पे भी इल्जाम नहीं लगाती, वो कर रहे थे ना कर रहे थे, वो तो उनका जांच का विषय है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि वो महिला बार बार में जो भी जाता है उसकी झूठी दरखास्त दे देती है। अगर मान लिया उस समय कुलवंत जी मेरे साथ पुलिस ना होती तो शायद मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करती पुलिस, कैसे भी करती, क्योंकि वो मेरे को दूर हटाने का, ये पता नहीं किसने उसको सुझाव दिया कि इसकी भी दरखास्त दे दो, सविता आर्य भी आगे नहीं आओगी। अभी वो दरखास्त आपकी कैंसिल हो गई जैसा आप बता रहे हैं। जी। अभी आपकी तरफ से अगला स्टेप क्या हो रहा है? क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ मेरे ख्याल आगे आते हैं, आप कह रहे हैं कि दरखास्त देते हैं, वो लोग पीछे हट जाते हैं। अभी उस दरखास्त के बाद आप क्या संज्ञान ले रही है और आगे आप इस बुजुर्ग महिला के साथ हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से कुलवंत जी, सरकार और प्रशासन और पूरे पानीपत को बताना चाहती हूँ कि उस महिला ने मेरी झूठी दरखास्त दी, और मेरी ही नहीं कई औरों की भी झूठी दरखास्त दी। उनको सबक सिखाने का एक ही तरीका है, क्योंकि मेरी भी मान सम्मान की बात थी, और मेरे मान सम्मान पे मैं 3 दिन मैं भी डिस्टर्ब रही हूँ कि मैं जब मेरे के खिलाफ ये बातें लिखी गई और अखबार में भी वो चीज़ें आई है, तो मान सम्मान की बात तो मेरी भी है कि भी मेरे मान सम्मान पे ये बात आई कि कुछ लोगों ने ये भी अखबार में पढ़ के सोचा होगा कि हो सकता है सविता आर्य ने उसको धमकी दी हो, तो मेरे मान सम्मान की भी बात है। तो मैंने अपने वकील से बात की है, अभी मैं एक दरखास्त एसपी मैडम को दूंगी कि इस महिला के खिलाफ क्योंकि जब अगर मेरी दरखास्त झूठी पाई गई है तो इस दरखास्त के आधार पे इस महिला पे 182 लगाई जाए, और इस महिला के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इसको सलाखों के पीछे भिजवाओ। और नहीं तो मैं डिमांड करूंगी, चाहे मैंने इसके लिए डीजीपी तक जाना पड़े, मैं इस महिला को इस गलती के लिए, क्योंकि मेरी अकेली नहीं, हजारों महिला की, और जो ये झूठी दरखास्त से महिलाएं देती हैं उनको भी थोड़ा सा ये सबक मिलेगा। दूसरी बात, इसके ऊपर मैं मानहानि का दावा करूंगी, क्योंकि मेरे मान सम्मान की बात है। सबसे बड़ी मेरे मान सम्मान की बात यह है कि इसने ये मुझे बोला है कि उस सविता आर्य ने कहा कि बदमाश मुझे जानते हैं या नेता मुझे जानते हैं। मुझे तो कोई बदमाश नहीं जानता, तो मेरे मान सम्मान की बात है। तो इसलिए मैं इस बुजुर्ग महिला की पूरी मतलब पैरवी भी करूंगी और बुजुर्ग महिला को न्याय भी दिलाऊंगी, और इसके साथ खड़ी हूं। ये नहीं कि गिद्दड़ धमकियों से मैं डर गई या मैं इस महिला के इससे डर गई, अगर इसने मेरी दरखास्त दे दी तो मैं उल्टी हट गई। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, प्रॉपर्टी के मामले में चाहे मैं ना बोलूं, प्रॉपर्टी के मामले में वकील का काम है, उसका काम है, लेकिन क्या ये एक मानवता के आधार पर एक बुजुर्ग महिला के साथ अगर कोई भी उसका परिवार वाला पीटता या कोई भी उसको पीटता, ये प्रॉपर्टी उसके दादा लाई नहीं है, ये प्रॉपर्टी उसके पिता ने उसको दे रखी है, और वो प्रॉपर्टी आज भी उसकी है। क्योंकि जो कोर्ट में जो केस है, कोर्ट में उस जो मकान में जिसमें आंटी रह रही है, वो जो साइड है वो आज भी आंटी के नाम है, आज भी वो उस बहू के नाम नहीं है। या तो बहू वो कागज दिखाए थाने में जाके। मैं एसपी मैडम से आपके चैनल के माध्यम से, अगर एसपी मैडम देखती हो तो मैं उसको से निवेदन करूंगी कि उसकी दोनों रजिस्ट्री मंगवा के एसपी मैडम देखे, अगर जिस में महिला रह रही है, बुजुर्ग महिला की जो साइड है, क्या वो महिला उस नंबर रजिस्ट्री को जीत चुकी है कोर्ट में? दूध का दूध और पानी का पानी वहीं से हो जाएगा। वो दोनों रजिस्ट्री मंगाए, सिर्फ एक रजिस्ट्री का हवाला है, दूसरी रजिस्ट्री का उसमें हवाला नहीं है। अगर वो ये कहती है मैं ये केस जीत गई, तो वो आधी को जीती है, उस रजिस्ट्री का हवाला कहीं भी नहीं है। अगर वो उस बुजुर्ग महिला का अगर वो मकान है, तो कम से कम उसको एक दूसरा कमरा ऐसा तो दे दो जिसमें वो अपनी रसोई बना ले। वो 8 बाई 8 के कमरे में खाना बना रही है, वहीं वो रह रही है, वहीं उसके बाहर उसने बहू ने मशीन रख रखी है, वहीं उसके बाहर वो
अरे वो बुजुर्ग महिला रोते हुए एक चैनल पे ये बता रही थी कि मेरी कई बार कुंडी बंद कर देते हैं और मैं बाथरूम भी अंदर ही करती हूँ। तो इससे बड़े दुर्भाग्य की और अफसोस की बात क्या है कि पुलिस सो रही है क्या एक बार भी किसी ने उसकी रजिस्ट्री मंगवा के देखी दोनों कि बहू के नाम दोनों रजिस्ट्रियां या एक? क्योंकि हवाला तो अगर मान ले तो आप 2 मकान प्लाट खरीदोगे तो दोनों का तो हवाला देते होंगे। एक का हवाला उसमें दे रखा है, दूसरे का हवाला ही नहीं दे रखा है, तो कम से कम ये तो देखो। दूसरी बात, मुझे पुलिस इतनी मजबूर वहां पे दिखाई दी कि खुद इंचार्ज ये कह रहा है कि बहन जी हम क्या करें, ये तो कोर्ट में चला हुआ केस। क्या पुलिस ने अभी तक मंगवा के दोनों रजिस्ट्री देखी उसकी कि केस उसका चल रहा है या उसका चल रहा है? पुलिस का बनता तो होगा ना ये कि रजिस्ट्री तो मंगवा के देखते ही होंगे कि भी देखो। और दूसरी बात, अगर चाहे उसने धोखे से पूरी भी नाम करवा ली, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, चलो मैं सफाई ना देती हूँ, पुलिस देख लेगी जांच में, लेकिन क्या एक बुजुर्ग महिला क्या वो ऐसे ही पिटती रहेगी? जिस महिला ने अपने पिता से प्रॉपर्टी ली और आज उसकी बहू उसके साथ ये कर रही है, फिर उसने अपने पति के मरने के बाद ही उस बहू ने ये क्यों किया? पति के जीते जी क्यों नहीं किया? अपने पति के मरने के बाद ये क्यों किया? और जो जाता दरखास्त, जब मेरे जैसी महिला की, जो मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, मैं महिलाओं की लड़ाई लड़ती हूँ, उनके अधिकारों के लिए आगे आती हूँ, उनकी जो महिला नहीं बोलती उनकी आवाज को बुलंद करती हूँ, और मेरे जैसी महिलाओं को रोकने की कोशिश करी। ये पता नहीं किसी वकील की सलाह थी या किसी पुलिस वाले की सलाह थी, लेकिन मैं उसको ये भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे मेरी कोई आवाज को दबा नहीं सकता। अगर मेरे खिलाफ मुकदमा भी कुलवंजी दर्ज हो जाता, मैं सलाखों के पीछे भी चली जाती, जब भी मैं महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ती, और आज भी लड़ती और लड़ती रहूंगी हमेशा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं वादा करती हूँ, मैं उस बुजुर्ग महिला के साथ और हमेशा रहूंगी। देखिए, प्रॉपर्टी का मामला है, आप लोगों को पता ही है सारा। किशनपुरा इलाके से ये वीडियो वायरल हुई है। वीडियो किन्होंने वायरल की हम लोगों को नहीं पता, लेकिन लाखों लोगों ने ये वीडियो जरूर देख ली है। अभी क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी होना बाकी है। इस मामले में हम फिर कह रहे हैं, अगर ये परिवार मेरी वीडियो देख रहा है, आप लोग अपनी सफाई रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, और आप जो भी आप बात करना चाहते हो चैनल पर आकर बात कर सकते हैं। मामला प्रॉपर्टी से अलग होकर बात की जाए तो एक बुजुर्ग दंपति का भी ये मामला है। एक बुजुर्ग महिला रो रो कर ये बात कर रही है कि उसके साथ मारपीट की जाती है। हालांकि सच्चाई कितनी है वो भी जांच का विषय है। जैसे सविता जी बता रहे थे कि 330 की 2 प्रॉपर्टियां हैं, उनकी भी जांच जो है होनी चाहिए इस मामले को लेकर। तो सारा मामला जो है सामने आ सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल जरूर करें ताकि चंडीगढ़ तक बैठे जितने भी नेता हैं या बड़े अधिकारी हैं वो इस मामले में संज्ञान जरूर लें और दूध का दूध पानी का पानी हो सके। मामला फिर वही बता दूं कि बुजुर्ग दंपत्ति का मामला है। जब बुजुर्ग महिला घर पर रोती है तो उस घर का क्या हाल होता है। अगर 660 गज की प्रॉपर्टी, सिर्फ 8 बाई 8 का कमरा, अंदाज़ा आप लगाएं। पूरा इंटरव्यू आपने सुना और पूरा मामला आप लोगों ने समझ भी लिया होगा। कमेंट में आप लोग बार बार बात कर भी रहे हैं, तो मामला मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। और वीडियो जो वायरल हुई थी उसमें भी आपने देख ही लिया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहिए। पल पल की अपडेट जो है हम शाम तक की आपको देते रहेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, and come and join by the touch the sky. We promise to make your future bright. Let us shine, make it loud, make it loud. Yes, 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 fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, E.T. fight. Yes, fight is the right choice for you. 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। आँखों में
सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सॉल्यूशन। हाँ just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने।